जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट में एक सब्जेक्ट है फार्मा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट से। इससे टोटल कितने क्वेश्चन देखेंगे? 50 एमसीक्यू इससे देखेंगे। ठीक, उसके बाद आपको पलट के दिखाएं इधर आपके सामने फार्मेसी प्रैक्टिस यानी कैसी दवाइयाँ परचेज की जाती हैं, हॉस्पिटल कैसे चलाया जाता है, अपनी मेडिकल स्टोर कैसे चलाया जाता है, इससे भी हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी इस वीडियो में टोटल हम 100 क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं। अब 1 बाय 1 करके आप ध्यान से सुनिए इन क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन दे रखा आपके सामने, ठीक है, फार्मा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में। अब मैनेजमेंट क्या होता है? दवा का जो मैनेजमेंट होता है उसी को, चाहे आप देखें तो दवाइयाँ जो सस्ती रहती हैं अधिक बिकती हैं उसको ज़्यादा अमाउंट में रखते हैं, जो महंगी रहती है उसको एक आध पत्ता रखते हैं, वो सारी चीज़ मैनेजमेंट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग अपने करना रहेगा। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, हु इज़ द नोन द फादर ऑफ मैनेजमेंट, यानी फादर ऑफ मैनेजमेंट किसको बोला जाता है? WF टायलर को हमारे पास फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? सबसे अल्फ्रेड मार्क्स यानी मार्शल दे रखा है, या मिथी बोल्टन दे रखा है, या FW टायलर दे रखा है। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हेनरी गांट होता है, तो ये तुम्हारे पास रॉन्ग, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपके सामने? ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द प्लानिंग, मतलब इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो हम प्लानिंग के साथ नहीं करते हैं? एक्सेप्ट पूछा हुआ है। सबसे पहले डेवलपिंग प्लान, मतलब कोई भी चीज़ करने से पहले हमको प्लानिंग करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये तो सही है। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, मतलब तुम्हारे पास जब ये मेडिकल स्टोर चलेगा तभी तो मॉनिटर कर पाएंगे कितना परफॉर्मेंस हुआ, तो ये आपके सामने रॉन्ग होगा। स्टेबलाइज स्ट्रेटजी, मतलब हमारी जो स्टडी है स्टेबल है या नहीं, तो ये भी तुम्हारे पास सही है प्लानिंग के अकॉर्डिंग। लिखा कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, एक्टिविटी आपके सामने कोऑर्डिनेट मैनर में होनी चाहिए कि कौन चीज़ घटा के कौन चीज़ बढ़ा के अपनी मैनेजमेंट को मेंटेन करना होता है, तो ये भी तुम्हारे पास सही है। तो हमसे नहीं पूछा है तो इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट फंक्शन इन ए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट फोकस ऑन द ड्रग्स एफिकेसी एंड सेफ्टी, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो दवा की एफिकेसी को और सेफ्टी को मैनेजमेंट करने के लिए फोकस करता है? पहला आपके सामने, पहला आते हैं कॉमर्शियल, दूसरा कॉमर्शियल मतलब दवा बनाई कैसे जाती है, तो ये तो हमारे पास दवा बनाई जाएगी तो उसी इफिकेसी सेफ्टी, क्योंकि इसके अंतर्गत क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल ये सब देखता है। ठीक, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट में तुम्हारे पास मेडिकल। ठीक है, मेडिकल अफेयर, मेडिकल अफेयर मतलब किससे तुम्हारे पास 60 गांठ है, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आ जाता। अब बताओ, जैसे जेनरिक मेडिसिन होती हैं, ठीक है, तो ये आपके सामने बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में चौथा नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फेयल, फेयल के अकॉर्डिंग विच फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इन्वॉल्व इंश्योर टास्क आर कंप्लीटेड एज प्लान, मतलब तुम्हारे पास कह दिया इनके अकॉर्डिंग कौन सा मैनेजमेंट का तुम्हारे पास काम है, कार्य है जो तुम्हारे पास इंश्योर करता है कि टास्क कंप्लीट होगा कि प्लान की नहीं। पहला ऑर्गेनाइजिंग, मतलब किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, लीडिंग तो करना ही करना पड़ेगा, सेफ्टिंग तो करना ही करना पड़ेगा, बट कंट्रोल हमारे अनुसार नहीं है। ठीक है, जितना ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, वो दवाइयाँ बिकेगी उतना ज़्यादा हमको लाना पड़ेगा, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने? पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा क्या पूछा है? रेंसिन, ठीक है, लिंकर डेवलप ए स्केल टू मेजर, मतलब ये जो तुम्हारे पास थे एक स्केल किए थे मेजर करने के लिए, एक स्केल डेवलप किए थे। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजनल वेरिएबल, मतलब तुम्हारे पास वेरिएबल तुम्हारे पास है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? मतलब इन्होंने किया क्या था, कोई चीज़ प्रॉफिट होना ही होना चाहिए, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए नहीं किए हुए थे, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट तो डिपेंड करता कस्टमर पे, तो ये इसके अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास एम्प्लॉइज यानी सर्टिफिकेशन, मतलब जो भी व्यक्ति आए वो सेटिस्फाई होकर जाए, तो ये तुम्हारे पास सही है। ठीक है, इन्होंने इससे मेजर किया हुआ था। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है? 6 नंबर, क्या क्वेश्चन पूछता है? व्हाट डज द कंट्रोल फंक्शन एंड मैनेजमेंट प्राइमरी फोकस ऑन, मतलब तुम्हारे पास क्या कर देते, तुम कैसे मैनेजमेंट करोगे प्राइमरी और कंट्रोल कैसे करेंगे किसी भी मैनेजमेंट को। पहले आपके सामने लिख रखा है सेटिंग गोल, सेटिंग गोल से काम होने वाला नहीं है।
छठा नंबर यहाँ पर नेक्स्ट में क्या दे रखा है इसमें, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, दूसरा दे रखा मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, तीसरा दे रखा प्रोवाइडिंग इंसेंटिव। तो अब इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सी इज द मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत नहीं आता है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सातवां नंबर क्या दे रखा आपके सामने, विच फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इंश्योर दैट एक्टिविटी आर लाइन दैट प्लान एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब तुम्हारे पास कौन सा फंक्शन है इंश्योर करता कि एक्टिविटी आर इन लाइन विथ द प्लान और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें एग्जांपल क्या दे रखा आपके सामने, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मॉनिटरिंग मोटिवेटिव होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, कंट्रोल अभी देखे थे, कंट्रोल हमारे उसका नहीं, कंट्रोलिंग वाला चौथा क्वेश्चन वही चीज़ अकॉर्डिंग टू फेल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आठवां नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पर, द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेज एंड कंट्रोल सब सिस्टम इज फंडामेंटली ए, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन, यानी तुम्हारे पास कह दिया क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन बताता है मैनेज और कंट्रोल, किसी भी सिस्टम में क्या होता है मैनेज और कंट्रोल करना, ठीक है, और फंडामेंटल रिलेशनशिप किसके बीच में बताता है, तो ये लोगों के बीच में बताता है कि आपकी जो मैनेजमेंट सही है कि नहीं, जितना लोग आएंगे उतना ज़्यादा हमको अपने दवाइयों को मैनेजमेंट वगैरह करना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपके सामने यहाँ दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर जाते हैं, कह दिया है ऑपरेशन जनरेट फॉरकास्ट आफ्टर नॉट टू डू विथ, किसके साथ तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में बताना पड़ेगा। ऑपरेशन जनरेशन, अब पहला दे रखा आपके सामने इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, इसी के अनुसार हमारी काम चलती, जैसे ABC नाम सुने होंगे, ठीक है, VED का नाम सुने होंगे, तो ये सारी चीज़ें। दूसरा रिसोर्सेस नीड, जितना ज़्यादा हमको ज़रूरत रहेगी उतना ज़्यादा हम खरीद के लाएंगे, ये तो सही है सही है। टाइम रिक्वायरमेंट, यदि बिजनेस मैनेजमेंट करेंगे तो टाइम देना ही देना पड़ेगा। अब आते हैं सेल तो हमारे डिपेंड कस्टमर पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 10 नंबर क्या क्वेश्चन आपसे सामने पूछ दिया है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, कॉन्टीजेंसी का प्लानिंग का दूसरा नाम क्या होता है, इसको सिनेरियो प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं। तो कह रही है आपसे सिनर्जी प्लानिंग, ADHOC प्लानिंग, बिजनेस लेवल प्लानिंग और सिनेरियो प्लानिंग, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया है, इन विच द फॉलोइंग फॉरकास्ट टेक्निक सब सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव इनपुट ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस सोर्स आर एनालाइज करते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, एडजस्टमेंट फॉरकास्ट के द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा, तो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। टाइम सीरीज फॉर लिख रखा है, फॉरकास्ट होता है, एसोसिएटिव मॉडल होता है, ऑल ऑफ दिस, तो ए वाला तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरकास्टिंग टेक्निक डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इज एनालाइज, मतलब तुम्हारे पास कह दिया इसमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है, ठीक है, फॉरकास्ट टेक्निक है जो डाटा ऑब्टेन किया जाता है, कोई भी डाटा जैसे मान लेते अपने मैनेजमेंट करना है पास्ट एक्सपीरियंस के लिए, बाद वाला जैसे नहीं तो होता है कि हमारे यहाँ कितनी दवाइयाँ बिक रही हैं, कौन दवाइयाँ ज़्यादा बिक रही हैं, इस सब का एक्सपीरियंस हमारे पास होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग हम यानी पास क्या कराएंगे, अपने मेडिकल स्टोर को चला पाएंगे। तो उसमें तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यहाँ से पास्ट की बात की जाए तो टाइम सीरीज फॉरकास्ट हो गया, तो टाइम के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। जैसे मेडिकल स्टोर खोले हैं तो आपको धीरे धीरे पता लगता चला जाएगा, ठीक है, यही आपको बताना है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके सामने B इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर कितना दे रखा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, कह दिया आपके सामने स्ट्रेटजी प्लानिंग फैसिलिटेट द फेवरेबल अपॉर्चुनिटी बाई इनहांसिंग, मतलब तुम्हारे पास क्या दे, कौन सी स्ट्रेटजी प्लानिंग करें कि सही कंडीशन आए और अपॉर्चुनिटी हमारी इनहांस कर जाए। तो इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा आपके सामने, कस्टमर प्लानिंग, कस्टमर की प्लानिंग तो करनी ही करनी पड़ती है, पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सिस्टम को मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, स्टडी फॉरकास्ट इन द मैनेजमेंट, कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या बोल दिया है,
मेन बेनिफिट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्टडी को फोरकास्ट मैनेजमेंट करने के लिए, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि दवाइयाँ नहीं, बहुत दुकानें होती हैं कि दवाइयाँ फ्रॉड बेच के भरने से भाग जाती हैं। मार्केट में लंबा समय तक आपको टिके रहना है तो बड़ी सारी ये सुविधाएँ आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा रखा, विच स्मार्ट क्रिएशन, ठीक है, क्रिएशन इंश्योर द गोल इज अ रियलिस्टिक एंड मोटिवेटिंग होना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक, ये तो नहीं होना चाहिए। अचीव होना चाहिए, दूसरा आपके सामने अट्रैक्टिव, कोई भी मोटिवेशन होना चाहिए, रियलिस्टिक अट्रैक्टिव होना की चाहिए, हर एक कस्टमर आपके पास खींचा चला आए, इस टाइप से होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सा ऐसे है जो ओल्डेस्ट, ठीक है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती है। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कमेटी तो न्यू होनी चाहिए, ठीक। लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमारे पास ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रखी जाती है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। व्हाट इज अ टर्म फॉर, ठीक है, व्हाट इज अ टर्म फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलप थ्रू द फॉर्म डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर को हमें क्या कर देना है, डिजाइन करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है तो फॉर्मली होना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या दे रखा, ऑर्गेनिक होना चाहिए। दूसरा मशीनरी, जितना मशीनरी रहेगा उतना सूटेबल रहेगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। फॉर्मल हर एक व्यक्ति नहीं अफोर्ड कर पाएगा। 17 नंबर 18 नंबर क्या पूछ दिया आपके सामने, कह दिया स्पेशलाइजेशन इज ए फीचर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब तुम्हारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मेन स्पेशल फीचर क्या होना चाहिए। सबसे पहले दे रखा मैट्रिक्स, ये नहीं होना चाहिए। डिवीजन रहेगा तो दिक्कत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी। मल्टी डिवीजन, और भी डिवीजन तुम कर रहे हो। फंक्शनल होना चाहिए, हर एक व्यक्ति क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए, ठीक। तो अब ये आपके सामने 19 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन द बिजनेस एक्टिविटी आर द डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप, मतलब 3 तरह से किया जाता है इनका बिजनेस का, ठीक है, 3 टाइप से किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके सामने, अकाउंट होना चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट होना चाहिए और सेल होना चाहिए। पैसा होना चाहिए तभी तो प्रोडक्ट लाएंगे तो सेल होगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने 20 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ए स्टेज गेट प्रोसेस, इसमें स्टेज गेट प्रोसेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत तुम्हारे पास आइडिया जनरेट करना, कॉन्सेप्ट को बनाना, ये सब स्टेज गेट के अंतर्गत आता है। तो डेवलप ए प्रोडक्ट, इसके अंतर पहले आइडिया तो बनाइए, डोमेस्टिक प्लान तो नहीं बनाना। इनिशिएटिव लर्निंग, समय के साथ आप सीखते जाएंगे, तो ये सब रंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने बचा एक, यहाँ पर देखिए जनरेट आइडिया एंड कॉन्सेप्ट, तो ये आपके सामने करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा, 21 नंबर, द बेसिक एलिमेंट रिक्वायर फॉर R&D ऑर्गेनाइजेशन आर, मतलब कोई भी तुम्हारे पास डी और आर ऑर्गेनाइजेशन है तो बेसिक एलिमेंट क्या क्या चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, पीपल, ठीक। दूसरा आपके सामने क्या दे रखा, आइडिया। तीसरा आपके सामने क्या दे रखा, फंड। तो यानी आदमी भी होना चाहिए, आइडिया भी होना चाहिए, पैसा यानी फंड भी होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं। क्या देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री तुम्हारे पास है, ठीक है, इन्वेंट्री है। तो ऑप्शन में दे रखा रॉ मटेरियल, भैया भी रहेगा तभी तो बना पाएंगे कोई चीज़। फिनिश प्रोडक्ट तो बनना चाहिए, कंज्यूमेबल टूल होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज ये भी सही है, ठीक, ये हो जाएगा। 23 नंबर क्या कह दिया है आपके सामने, व्हाट डज ISO 9001 हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू द स्टेबलाइजिंग होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए और कंटिन्यूअली इम्प्रूव होना चाहिए। धीरे धीरे क्या होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। तो किसके अंतर्गत आएगा, पहला आपके सामने क्या दे रखा है, फाइनेंशियल रिपोर्ट सिस्टम, इसके अंतर्गत नहीं आएगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, QMC इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन तभी तो कर पाएंगे जब धीरे धीरे, आप देखो क्वालिटी को धीरे धीरे तुम इम्प्रूव करते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो आपकी जो भी सेल रहेगी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, वाट, ठीक है, वाट परसेंटेज ऑफ
आइटम बी, ठीक है, बी आइटम यानी क्या दिया, टिपिकली रिप्रेजेंट कितना परसेंट होना चाहिए, कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब देखिए आप पढ़े होंगे ए बी सी एनालिसिस, तो बी वाला क्या होगा, कम से कम 50% से नीचे होना चाहिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम ये होता, तो 30% बी वाला होना चाहिए। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, लिख रखा कास्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्स आर इंक्लूडेड, किसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं ये सारी चीज़ें, वो इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट के अंतर्गत होती हैं, इन्वेंट्री के अंतर्गत होती हैं, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी के अंदर मान लेते तुम्हारे पास कोई इंश्योरेंस करा के आया, टैक्स करा के लाया, सब इसी से उठा के आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 26 नंबर क्या पूछा है, द आइटम विच यूजलेस, मतलब तुम्हारे पास ऐसे आइटम जो यूजलेस है ड्यू टू द चेंज इन डिजाइन, डिजाइन का उनका क्या होगा, जैसे कभी कभी देखिए प्रोडक्ट आता है ना, उसका डिजाइन तुम्हारे पास चेंज हो जाता है और वो यूजलेस हो जाता है, प्रोडक्ट और प्रोसेस उस कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे यहाँ पर, उसको क्या कहा जाएगा, उसको एब्सोल्यूट आइटम बोला जाएगा, एब्सोल्यूट आइटम के अंतर्गत रखा जाएगा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट में 27 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, द आइटम विच कंज्यूम 70%, देखिए जो आइटम कंज्यूम हो रहा बिक रहा 70% ऑफ द टोटल बजट ऑफ इन्वेंट्री बट रिप्रेजेंट ओनली 10%, बट मतलब हमारे पास कितना, केवल 10% है, तो टोटल इन्वेंट्री इज ए कॉल्ड, उसको कौन सा आइटम बोले जाएंगे, बोले ना तुम्हारे पास ए बी एनालिसिस बड़ी जरूरी होती है, ठीक है, तो उसमें तुम्हारे पास क्या होगा, ए वाला 70% कंज्यूम हो रहा है तो ए आइटम के अंतर्गत आएगा यहाँ से, ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर आ गए, ठीक है। देखो क्योंकि देखो 70% कैसा पैसा तुम कंज्यूम करे, बट बिक रहा है कितना 10, ये महंगा प्रोडक्ट होता है, ए वाला महंगा प्रोडक्ट, उससे सस्ता सबसे सस्ता सी वाला होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आते हैं वीईडी एनालिसिस का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है, आपके सामने वीईडी एनालिसिस का फुल फॉर्म बताना। अब देखिए वीईडी मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, वी से बताओ, ठीक है, क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलिए, बोला बोला बोला, वाइटल होता है, ठीक है, ई से इसेंशियल होता है, डी से डिजायरेबल होता है, तो वीईडी एनालिसिस का फुल फॉर्म हमसे पूछा हुआ है, जो किसी भी मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इनकी बनी होती है, ठीक, तो वीडी एनालिसिस हो गया है यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने 29 नंबर कितना क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह दिया आपके सामने इन्वेंट्री मूविंग टेम्परेरीली हो रहा है बिकॉज ऑफ द सेशनल प्रोडक्शन आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, सेशनल प्रोडक्शन तुम्हारे पास कॉल्ड, उसको डोरमेंट आइटम बोला जाता है, मतलब ऐसा चीज़ जो टेम्परेरी मूव करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेशनल, के सीजन आया तभी वो बिक रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट आता है। जैसे अभी मान लेते हैं कोरोना आया था तो देखिए बहुत धड़ल्ले से सिरप बिक रहा था, ठीक है, तो वो डोरमेंट आइटम के अंतर्गत आता उस सीजन के लिए। 30 नंबर तुम्हारे पास क्या दे दिया आपके सामने, यहाँ पर आते हैं, इन ए ड्रग्स स्टोरेज द एक्सपायरी डेट ड्रग्स फार्मूलेशन आर कॉल्ड, जो मतलब दो दवाइयाँ एक्सपायर हो गई हैं उनके लिए क्या बोला जाएगा, उसे एब्सोल्यूट आइटम बोला जाएगा, ठीक है, तो ये आपके सामने ये हो गया है यहाँ से। 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग, मॉडर्न मार्केटिंग के पिता किसे कहा जाता है, ठीक है, तो उनको फिलिप कैटलर को बोला जाता है। कैटलर कहीं दे रखा है, मैस्वेल दे रखा है, मैस्लो दे रखा है, वंडर, ठीक है, वंडरमैन दे रखा है, ड्राक या कोटलर दे रखा है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट इज नॉट पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्लान, इसमें से मार्केटिंग प्लान का पार्ट नहीं है, मार्केटिंग में एक होना ही होना चाहिए, तभी तो घूम के जान पाओगे कि कौन का आइटम कैसा है। डिमांड एनालिसिस, जितना ज़्यादा डिमांड रहेगा तो काम चलेगा, तो ये तो होता ही होता है। गवर्नमेंट सपोर्ट, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता है। अब सोचो तुम्हारा प्रोडक्ट न बिक रहा तो ये सोचो गवर्नमेंट तुमको प्रमोशन देते, पॉसिबल नहीं है, बट इन केस अब इस समय तुम्हारे पास कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। 33 नंबर क्या पूछा, साइट सिलेक्शन ऑफ द ड्रग्स स्टोरेज इज, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, तुम ड्रग्स के स्टोरेज के लिए साइट सिलेक्शन क्या करोगे, तो सबसे पहले यानी पर देखो ड्राई, यानी क्या लिख रखा, साइट सिलेक्शन फॉर ड्रग्स स्टोरेज, बताओ कोई भी दवा लाए तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ड्रग्स का डिसीजन कैसे करोगे, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो तभी काम हो पाएगा आपका ईजी से ईजी, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्वाइव मार्केटिंग, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा करेक्टर है जो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास पहला दे रखा है, ठीक है, इंटेजिबिलिटी होती है, दूसरा आपके सामने सेपरेबिलिटी होती है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट में 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इन द फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई, जो फिजिकल सप्लाई के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा आपके सामने, पहला स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा आपके सामने स्टोरेज, तो फिजिकल के अंतर्गत आता है। ठीक, नॉट हमसे पूछा हुआ, फिजिकल तो आता है, पैकेजिंग भी फिजिकल के आता है, ट्रांसपोर्ट हो गया स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी तो हमारे पास इसके अंतर्गत नहीं आता, हमने हमसे नहीं पूछा है, तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, लिख रखा है ट्रेडिंग डाउन इज मेथड ऑफ द प्रोडक्ट लाइन मॉडिफिकेशन बाय, मतलब तुम्हारे पास क्या कर दिया, ट्रेडिंग डाउन इज ये मेथड ऑफ द प्रोडक्ट लाइन मॉडिफिकेशन बाय, किसके लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, आपके सामने क्वालिटी, यानी प्रोडक्ट की लाइन बनाने के लिए क्वालिटी तो मैनेज किया जाएगा, तो यहाँ पे क्वालिटी वेरिएशन होती है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, दोबारा नॉट पूछला, नॉट ए ट्रेडिशनल लीडरशिप ट्रेट, इसमें से तुम्हारे पास है यानी ट्रेडिशनल लीडरशिप नहीं है, ये हमको बताना है। तो एग्रीगेशन तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, एग्रीसेशन, ये इसके ट्रेडिशनल लीडरशिप के अंतर्गत नहीं आता, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोटिवेशनल फैक्टर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग, टू फैक्टर थ्योरी, जो दो फैक्टर थ्योरी होती है, ठीक है, मोटिवेशनल थ्योरी के अंतर्गत आना है। तो इसमें सबसे पहला दे रखा आपके सामने क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, ये रहेगी तो ये तो फर्स्ट के अंतर्गत आती है, बट रिकॉग्नाइजेशन इज द सेकेंड के अंतर्गत टू फैक्टर की थ्योरी आती है। ठीक, नेक्स्ट में 39 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डज ERG स्टैंडर्ड फॉर EGR थ्योरी, EGR थ्योरी का मतलब इसमें क्या होता है, ई से देखा जाए तो आपके सामने एक्सटेंशन होता है, आर से आपके सामने रिलेटेडनेस होता है, जी से आपके सामने ग्रोथ होता है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ द लीडरशिप इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन वेरिएशन, मतलब सिचुएशन वेरिएशन के अंतर्गत देखने को मिलती है थ्योरी, लीडरशिप होना चाहिए, तो पाथ गोल थ्योरी इसी के अंतर्गत आती है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, अब ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन पूछ लिया, WHO ऑर्गेनाइजेशन कब स्टेबलाइज हुई थी, ये देखा जाए तो कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। ठीक है, अप्रैल 1948 में हुई थी, तो ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 42 नंबर का क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज मीन बाय द, ठीक, एक्रोनिम, मतलब HCML का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, अब एच से आपके सामने क्या हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा, ह्यूमन ह्यूमन ह्यूमन, तो चलो सही है। अब सी से आते हैं, सी से आपके सामने कैपिटल हो जाएगा, तो सी से कैपिटल, तो ये भी सब रॉन्ग हो जाएगा, एम से मैनेजमेंट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर चलते हैं। 43 नंबर क्या पूछना, व्हाट इज द वेरियस लेवल ऑफ द HDIHRD, ठीक है, रिलेटेड नीड असेसमेंट इन द अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक, दूसरा आपके पास टास्क होना चाहिए, तभी तो पर्सन आपके काम कर पाएंगे, तो सी यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, आपके सामने क्या लिख रखा है, लिख रखा है इफिशियंसी इंडेक्स आर यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज, मतलब इफिकेसी जो होती है इंडेक्स किस पर्पज पे यानी यूज की जाती है। ऑप्शन एक पहला क्या दे रखा आपके सामने, ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन, दूसरा आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट, या नन ऑफ दी, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन पे वर्क करता है, इसी को यूज किया जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। अब हम आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस
फॉर इवेलुएटिंग ट्रेनिंग इज यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब तुम्हारे पास कास्ट मतलब पैसा से रिलेटेड है, ठीक है। अब एनालिसिस इवेलुएटिंग करना है, ट्रेनिंग को डिटरमाइन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो इसके लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब तुम्हारे पास कोई भी चीज़ मान लेते ज़्यादा आ गया या कम आ गया तो रिटर्न उसी पे वापस आ सके, लिख रखा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ पर, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग इज ए कंपलसरी, मतलब को तुम्हारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग कंपलसरी होता है, यानी कंपलसरी मतलब जरूरी होता है। तो सबसे पहले लिखा इफेक्टिव एम्प्लॉय डेवलप प्रोग्राम, ये तो होना ही होना चाहिए। बेस फॉर रिक्वायरमेंट, ये भी होना चाहिए, ठीक है। बेस फॉर द सिलेक्शन पॉलिसी, ये भी होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस तुम्हारे पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। GATT जे लीगल एग्रीमेंट बिटवीन, अब GAT मतलब क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट, ठीक, ऑन टैरिफ ट्रेड होता है, तो ये तुम्हारे पास किसके अंतर्गत आती हैं, ये तुम्हारे पास एक दूसरे देश यानी कंट्री से रिलेटेड आती हैं, तो कंट्री इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब इसकी स्थापना कभी करते क्या है, जैसे एक देश से दूसरे देश से कोई भी माल सप्लाई होता है, एग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं तो देश बोल दे तू भेजबा नहीं के तब का हो जाए, तो ये एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इस प्रोविजन की स्थापना कब की गई थी, ये पूछा हुआ, ठीक है। ये इफेक्टिव कब काम करना शुरू कर दी थी, तो ये तुम्हारे पास 1 जनवरी, कितना, 1 जनवरी 19, ठीक है, 1948 को शुरू कर दी। 1 जनवरी तो ये काटा जनवरी दोनों बात तो 1948 हो जाएगा, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब आते हैं तुम्हारे पास इसी से रिलेटेड, ये है त्रिपस बोलते हैं, एग्रीमेंट नियोगेटेड मतलब कब किया गया था, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे पास क्या होगा, 1989 से लेकर 1990 बीच में किया गया था, 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ से हो जाएगा, लिख रखा वेन, ठीक है, वेन वाज द आईसो फाउंडेड, मतलब आईसो कब फाउंडेड किया गया था, तो तुम्हारे पास 23 फरवरी 1947 में किया गया था, 1947, तो ये तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया है, टोटल जितने भी क्वेश्चन थे हमने अच्छे तरीके से एनालिसिस करके यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इधर पे हॉस्पिटल, इधर आप थोड़ा तेज़ी से बताएंगे क्योंकि हॉस्पिटल रिलेटेड आप जानते हैं, यानी तुम्हारे पास 1 नंबर एग्जाम्पल ऑफ सिविल हॉस्पिटल, बताओ सिविल हॉस्पिटल का एग्जाम्पल हो गया, इलाइट हॉस्पिटल के अंतर्गत आता है, या आपके सामने बजट हॉस्पिटल के अंतर्गत आता है, या प्राइवेट हॉस्पिटल के, या टीचिंग हॉस्पिटल पे। अब बताओ सिविल हॉस्पिटल देखा जाए तुम्हारे पास बजट के अनुसार ही काम करता है, तो बजट हॉस्पिटल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। सेकेंड नंबर क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्पेशलाइज हॉस्पिटल फॉर द फॉलोइंग टाइप, किस तरह का होना चाहिए, नहीं हमसे पूछा हुआ है, मतलब कोई जैसे कहते हैं ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कहते हैं सुपर हॉस्पिटल एक तरह का उसमें बीमारियां का केवल ट्रीटमेंट हो, तो यानी ईयर नोज ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंतर्गत आएगा, तो इसको छोड़िए आपके सामने, ये तुम्हारे नाक कान गला वाले हैं या ENT वाले हैं। नेक्स्ट में आपके सामने क्या होगा, आर्थोपेडिक मतलब हड्डी यानी बोन से रिलेटेड ये कर रखे, किडनी मतलब ये कि नेफ्रोलॉजिस्ट इसमें बैठ रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट होता, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, अब देखिए कह दिया नॉट रिस्पॉन्स फॉर द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, मतलब यानी तुम्हारे पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। पहला आपके सामने लिख रखा है, यहाँ से लिख रखा यानी मेडिकेशनल डिस्पेंसरी, ये तो तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। ड्रग्स इंफॉर्मेशन प्रोविजन, ड्रग्स की इंफॉर्मेशन तो फार्मासिस्ट वो तो करता है, तो ये भी होनी ही होनी चाहिए, हमसे पूछा है, नॉट हमसे पूछा हुआ है। दूसरा पेशेंट की काउंसलिंग यही करेंगे, लिख रखा रिफॉर्मिंग सर्जरी, अब भैया ये OT वाले OT टेक्नीशियन करते हैं, डॉक्टर आके उसका काम करता है, तो हमसे नहीं पूछा है, तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 200 बेड पे बताओ कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के आप प्लीज भान्ना से लिख के दिखाइए, कितना 200 बेड पे कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। 4 नंबर पे देखें कितने लोग दिखाते हैं, 1 2 3, केवल नंबर लिख देंगे, यानी 8 10 15 या 5, तब भी देखें कितने लोग करके दिखाते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या है, हेपेटाइटिस बी एक लीवर संबंधी डिजीज है, ठीक। वैक्सीन, ठीक, रिक्वायर रिफ्रिजरेशन, तुम्हारे पास रिक्वायर रिफ्रिजरेशन होता है, ठीक, यानी रिफ्रिजरेटर मतलब
यानी जो तुम्हारे पास यानी क्या लिख रखा है, यानी हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस जो बी होता है या ए होता, मतलब ये वैक्सीन इसकी आती है, इसके लिए फ्रीज चाहिए तभी आप रख पाएंगे। दिस मेजर डाइट इट मस्ट बी केप्ट बिटवीन, यहाँ पर कितने कितने बीच के डिग्री के बीच में रखना चाहिए, तो वो कम से कम लेके 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। कहीं दे रखा है 2 से लेके 8 डिग्री, तो यही करेक्ट हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा है 6 नंबर, ए सिस्टम इन विच द मेडिकेशनल आर द डिस्पेंस, यानी लिख रखा है डिस्पेंस फ्रॉम द ऑटोमेटेड यूनिट एट द पॉइंट आर यूज कार्ड, मतलब तुम्हारे पास कोई सिस्टम है ऑटोमेटिक क्या कर देता है, दवाओं को डिस्पेंस कर रहा है, ठीक है, डिस्पेंस फ्रॉम द ऑटोमेटिक यूनिट, ऑटोमेटेड यूनिट बना दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑटोमेटेड डिस्पेंस सिस्टम बोला जाता है, ठीक है, एडीएस के नाम से जाना जाता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब इसको आपको मैच करके दिखाना, हमने पूरा यहाँ पर दिखा दिया। अब ध्यान से इन क्वेश्चन को सुनिए। सबसे पहले क्या दे रखा आपके सामने, परचेज किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, परचेज देखा जाए तुम्हारे पास किसके अंतर्गत आता है, इन्वेंट्री कंट्रोल किसके अंतर्गत। अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पहले इसको पढ़ लिया, अब यहाँ पे एक्ट ऑन सर्विस डायरेक्टिंग गाइड और तुम्हारे पास रिटर्निंग पावर ओन होना चाहिए, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आना चाहिए, ये वाला तुम्हारे पास क्या होगा, कंट्रोल करने के लिए, गाइडलाइन करने के लिए, तो ये थर्ड पी हो जाएगा। थर्ड पी कहीं दिया है, एक तो हमारे पास मिला, दूसरा एक्ट ऑफ द ऑब्टेनिंग आर्टिकल बाय द मेकिंग ऑफ द पेमेंट इन टर्म ऑफ मनी, जो मनी के टर्म में होता है, तो ये किसके लिए होता है, इन्वेंट्री, क्योंकि पैसा रहेगा तभी तुम कुछ कर पाओगे। ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। पैसे के लिए परचेजिंग होगा भाई, पैसे के लिए परचेजिंग होगा, है ठीक है, परचेजिंग इज द यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, पैसे के लिए परचेजिंग होगा। रुक जाओ एक बार इसको हम इरेज कर देते हैं, तभी आपको जब सब मिला लेंगे ना तभी आप यहाँ पर इजीली कर पाएंगे, ठीक है, मिला लेंगे तभी इजीली कम कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक एक हम मिलाते हैं। पहले परचेज के लिए बताओ क्या होगा, परचेज के लिए तुम्हारे पास क्या होगा, परचेज के लिए तो आपको करना पड़ेगा, ये परचेजिंग है ना, परचेज के लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है, तो यानी परचेजिंग के लिए पैसा ए पे क्यू मिला दिए, ठीक। अब आते हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या लिख रखा है, इन्वेंट्री के लिए लिस्ट बनानी चाहिए, जैसे ABC होती है, ये सब होता है, VED एनालिसिस होता है, ये सब सारी चीज़ें, तो यानी दूसरे का आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और पहले का P यानी तीसरे का P हो जाएगा, यानी पहले का Q यहाँ पर है, यहाँ पर इसको काट दो यहाँ पर, तो दोनों मैच करा देते हैं। P का तुम्हारे पास क्या होगा, दूसरे नंबर का क्या होगा, R पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, ये गलत है, ये वाला सही, तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके सामने परचेजिंग से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इस पे चल लेते हैं। 8वां नंबर, व्हाट इज द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पेशेंट, मतलब तुम्हारा रोल एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, तुम्हारा रोल क्या होता है। पहले दे रखा आपके सामने, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन करने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। हैव नो रोल ऑफ प्रोसेस, इसमें फार्मासिस्ट की पेशेंट में डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रोल नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द हॉस्पिटल फार्मूलरी, हॉस्पिटल फार्मूले के लिए मास्टर फार्मूला रहता है। टू इंश्योर द करेक्ट दवा आर द एडमिनिस्ट्रेशन द करेक्ट पेशेंट एट द करेक्ट टाइम, हाँ यही पेशेंट का काम होता है कि दो दवाइयाँ सही हैं कि नहीं, ये तुम्हारे पास बताने की जिम्मेदारी फार्मासिस्ट की होती है। ये जनरल चीज़ें हैं। 9वां नंबर क्या लिख रखा है, लिख रखा ड्रग्स बास्केट यानी डिस्पेंसिंग, बास्केट मतलब जो टोकरी में रख के डिस्ट्रीब्यूट करते, आर मेथड इज एडॉप्टेड इन, मतलब किस में एडॉप्ट किया जाता है। पहले दे रखा आपके सामने नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक मेथड, बास्केट में रख के एक फ्लोर पे दे दिया जाता, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक। ये हो जाएगा आपके सामने। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, लिख रखा इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, मतलब एक स्पेशल आदमी के लिए प्रिस्क्राइब किया जाए। ऑर्डर सिस्टम इज ए टाइप ऑफ, वो किस तरह का होता है। पहले दे रखा आपके सामने इन पेशेंट डिस्पेंसरिंग, आउटडोर OPD देखने वाले तो चाहे जहाँ ले सकते हैं, ठीक है, तो वो तुम्हारे पास इस पे काम नहीं आता, ठीक है। बोथ हैं NB ये दे रखा है, नन ऑफ दीज यहाँ दे रखा, तो इन पेशेंट होते हैं, उनका स्पेशल होता है कि इन्हीं दवा को उनको ले जाके देना है। अब यहाँ से फुल फॉर्म ऑफ द CUDDS,
फुल फॉर्म ऑफ CDU उसने बताया। अब C से आपके सामने क्या होता चाहिए, यहाँ से सेंट्रलाइज होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। U से आपके सामने यूनिट होना चाहिए, ठीक है। D से आपके सामने क्या होना चाहिए, डोज, पहले डोज लगाओगे ना, डोज होना चाहिए। दूसरा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सेंट्रलाइज डोज यूनिट डोज ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 12 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पर चलते हैं। लिख रखा सर्विस आर प्रोवाइड फॉर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन और इन केस ऑफ एक्सीडेंट। मतलब मान लेते हैं तुम्हारे पास, हमको कौन सा सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए इमीडिएटली, तुरंत। किसी का मान लेते हैं अटेंशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट केस में हो जाए तो कौन सा प्रोवाइड कराना चाहिए। वो भाई इमरजेंसी है, उसको इमरजेंसी केयर तुरंत चाहिए, ठीक है। प्राइमरी करवा तो प्राइमरी तब किया जाता है छोटी मोटी चोट लगी होती है तब। अब आते हैं 13 नंबर पे, द प्रोसेस ऑफ क्विकली, तुरंत ऑब्टेनिंग एंड आउट ऑफ स्टॉक मेडिकेशन इन और अर्जेंट सिचुएशन इज कॉल्ड। जो तुरंत होता है, अर्जेंट सिचुएशन पे होता है, उसको क्या कहते हैं, इमरजेंसी ड्रग्स प्रोक्योरमेंट बोलते हैं, बल्क कंपाउंडिंग लॉग बोलते हैं, या कोड कार्ट बोलते हैं, या फाइनल, ठीक है, फिल्टर बोला जाता है। तो अब देखिए ध्यान से, क्या कह दिया, द प्रोसेस ऑफ क्विक ऑब्टेन, तुरंत कर देना चाहिए। आउट ऑफ स्टॉक मतलब आपके यहाँ से तुरंत क्या हो गई, खत्म हो चुकी है, तो वो तुम्हारे पास इमरजेंसी ड्रग प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत रखी जाती है। अर्जेंट सिचुएशन के, अब बताओ अर्जेंट तुरंत चाहिए तो इमरजेंसी के अंतर्गत रखोगे तो तुरंत वो आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है यहाँ पर, प्रोडक्ट कंट्रोल प्रोसेस इज, मतलब जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट होते हैं उसके कंट्रोल प्रोसेस के अंतर्गत किया जाता है। पहले परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, ये तो होना ही होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, मैन्युफैक्चर प्रोसेस कंट्रोल, ये भी तो होना ही होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ पैकेजिंग, ये भी होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस पे टिक मार देंगे यहाँ से। नेक्स्ट में 15 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, 15 नंबर पे चलते हैं। ए रिकॉर्ड ऑफ मेडिकेशनल कंपाउंड इन द फार्मेसी इज कॉल्ड, मतलब रिकॉर्ड रखा जाता है मेडिकेशनल का अलग अलग कंपाउंडिंग पे, उस रिकॉर्ड को क्या बोला जाता है, बल्क काउंटिंग लॉग बोला जाता है। तभी तो पता चल पाएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा। 16 नंबर पे आते हैं, इन विच क्लास इज ए पार्टिकल काउंट इन एयर मोर देन 100 पर क्यूबिक फीट होना चाहिए आप टू 0.1 माइक्रॉन आर एन, तुम्हारे पास लार्जर साइज होना चाहिए, जो बड़ा साइज होना चाहिए। कितना एरिया होना चाहिए जिससे पार्टिकल के साइज क्या होते हैं, इजिली किस क्लास के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्लास का 100 एरिया होना चाहिए, ठीक है। तो यानी ये आपके सामने ये 100 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या दे रखा है, ये फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी PTC इंक्लूडेड, इसमें तुम्हारे पास कितने डॉक्टर, कितने फार्मासिस्ट, कितने नर्सेस, क्या क्या चीज़ रहते हैं, इसको बारे में बताना पड़ेगा। देखिए ये जो थेरेपेटिक कमेटी होती, कम से कम क्या होना चाहिए, 3 डॉक्टर होने चाहिए, 3 डॉक्टर यहाँ पर, एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, एक नर्सेज स्टाफ होना चाहिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये तब तक चल पाएगा। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 18 नंबर, हु इज़ द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। कहने का मतलब हु इज़ द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द प्राइमरी एंड थेरेपेटिक कमेटी के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए चीफ फार्मासिस्ट होते हैं जो आपके यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया। 19 नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ PCT मीटिंग कैन बी शुड बी हेल्ड ईयर, कितना साल तक कम से कम चला होना चाहिए। तो कम से कम वो तुम्हारे पास 5 से 6 साल चला होना चाहिए। तो 6 साल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। लिख रखा एजेंडा शुड बी प्रिपेयर बाय, मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया, एजेंडा कह दिया, शुड बी प्रिपेयर, कौन प्रिपेयर करता है। सबसे पहला आपके सामने फार्मासिस्ट, फिजिशियन, नर्सेज रिप्रेजेंटेशन, हॉस्पिटल, वो करने का काम किसका होता है, एक फार्मासिस्ट का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, 21 नंबर क्या दे रखा है, ए लिस्ट ऑफ द ड्रग स्टॉक एट द हॉस्पिटल टू हैज बीन सिलेक्टेड इज बेस ऑन, किसके किसके बेस पे किया जाता है। मतलब तुम्हारे पास दवा को स्टोरेज करना है किसके द्वारा, क्लोज फार्मूलरी, ये तो फार्मूलरी की जाती है बट क्लोज के अंतर्गत नहीं, केवल फार्मूलरी होता है, वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है ऑलरेडी, उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्टेड करना होता है। 22 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ए टाइप ऑफ फार्मूलरी
डैट रिक्वायर द फिजिशियन टू ऑर्डर ओनली द यानी मेडिकेशनल ऑन द फार्मूलरी लिस्ट इज नोन है। उस लिस्ट को गुरुदेव क्या बोला जाएगा, उस लिस्ट को क्लोज फार्मूलरी बोला जाएगा, क्योंकि उसी के अंतर्गत आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इस पे चलते हैं। लिख रखा है सब्सटेशनल पेशेंट केयर इन, क्या लिख रखा, फाइनेंशियल, पैसा के बारे में, बेनिफिट भी होना चाहिए, कैन बी ग्रेटर इंक्रीज बाय द यूजिंग, मतलब किस दवा का आप प्रयोग करेंगे जिससे फाइनेंस आपका क्या होगा, देखो सस्टेनेबल पेशेंट भी थोड़ा सा ठीक रहेगा, फाइनेंशियल बेनिफिट, पैसा भी हमको मिलेगा, और ग्रेटली धीरे धीरे हमारी बिजनेस इंक्रीज करेगी। तो उसमें किस दवाओं का उपयोग करेंगे, जेनरिक दवाइयाँ, सस्ती आती हैं, काम भी करती हैं, अब जल्दी हो जाएगा, जितने भी हॉस्पिटल होते हैं सब जेनरिक के बाद दवाई चलाते हैं। अब वो तो जेनरिक तो दवा आप सोच सकते हो, अभी हम गए थे नॉर्मल, हम आपको बात बताते हैं, ठीक है, सिफिक्जीन और ओफ्लॉक्सासिन। अब मान लेते हैं आपके सामने सिफिक्जीन और ओफ्लॉक्सासिन GPO हो जाएगा। अब सोच सकते हो उस पर प्रिंट 324 रुपया का एक पत्ता, यानी 10 गोली का कैप था, ठीक है, 10 गोली का। हम कहें बताइए, ऐसे मोनोपोलिक दवा सब ला कर रखे हैं, ठीक है। अब सोचो इतना महंगा मार रहे हैं हैं, वो जो डाइक्लोफेनेक का जो नॉर्मल तो जेनरिक आती है ना, वो मोनोपोली बनवा के रखे हैं। अब सोचो उसको जो इतना, अब सोचो 50 ml का है, 50 ml कहते हैं तेल है, 50 ml तेल का कम से कम वो क्या कर दिए थे 180, 150, 250 MRP बैठा कर रखे हुए, भाई लूट रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्रांडेड दवाइयाँ तो फिक्स होती है, इसको तुम घाटा बढ़ा नहीं सकते, इसमें हमको परसेंटेज कम मिलता है। जेनरिक दवाइयाँ सस्ती आती, फायदा भी होता, हमको भी फायदा होता तगड़ा। ठीक, अब सोच सकते हो जैसे मान लेते पेंटाप्रोजोल दवाइयाँ हैं, अब मान लेते पेंटाप DSR तुम ले लो, नॉर्मल खरीदोगे तो 14 या 16 रुपया गोली एक मिलेगी। अब सोच सकते हो क्या होगा, 16 से लेके 20 रुपया पत्ता आपको मिल जाएगा, उस MRP कितना रहेगी, 200, 250, 150, 100 ऐसे रहता है। ठीक है, आप सोच सकते हो केवल 2 टैबलेट उसमें से बिके तो पूरे पत्ते का दाम निकल जाएगा। ये हाल है, तो जेनरिक दवाइयाँ करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब आते हैं 24 नंबर के, द ड्रग शुड बी द इंक्लूडेड द फार्मूलरी बाय, किसके द्वारा फार्मूलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास नॉन प्रोप्रिएट नेम के नाम से किया जाता है। तो ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था RRB रेलवे फार्मासिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर 25 नंबर, विच ऑफ द, ठीक है, विच टाइप ऑफ ड्रग्स इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज डू इंडेक्सिंग इन, और तुम्हारे पास अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस कम अंडर, किसके अंतर्गत आती है, प्राइमरी के अंतर्गत आती हैं, या आपके सामने सेकेंडरी के अंतर्गत आती हैं, टर्सरी या कार्डियो सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। ठीक, नेम में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, इनसाइक्लोपीडिया, आर यानी आर विच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कौन सा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत रखी जाती है, वो साइक्लोपीडिया यानी टर्सरी सोर्स के अंतर्गत रखी जाती है। नेक्स्ट में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब इज यूज फीड इन पेशेंट, मतलब तुम्हारे पास क्या कर देते, कोई पेशेंट है उसको फीड कराना है तो किस ट्यूब का प्रयोग करेंगे, पहले दे रखा आपके सामने BG सेट का प्रयोग करेंगे, या आपके सामने बलून कैथेटर का प्रयोग करेंगे, या नहीं रिले ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा, मतलब जो व्यक्ति अपने से नहीं खा पाता उसके लिए। अब 28 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं 28 नंबर, जिंक ऑक्साइड बैंडेज इज, बताओ जिंक ऑक्साइड का बैंडेज का प्रयोग कब किया जाता है, जब तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक, अधेसिव बैंडेज होता, नो, लिख रखा इम्प्रीगेनेटेड बैंडेज के अंतर्गत आता है। तो ये B इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, एब्जॉर्बेट, अब देखिए लिख रखा है एब्जॉर्बेबल सूचर, मतलब जैसे मान लेते आपको टाँका लगा दिया गया, ठीक है, तो देखेंगे अपने आप वो गल के ख़त्म हो जाता, कटवाना नहीं पड़ता, तो उसको एब्जॉर्बेबल सूचर बोलते हैं। वो किसका बना होता है, ठीक है, वो कथगट क्रोमिक होता है, 2.20 होता है, या 2 पॉइंट कहीं पे 0 लिखा रहता है, मतलब कटगट क्रोमिक तो लिखा रहता है। ठीक है, ये हो जाए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर क्या लिख रखा है आपके सामने, लिख रखा है स्कैल्पेल एन तुम्हारे पास ब्लेड और सर्जरी में भी स्टरलाइज, किससे किया जाता है स्टरलाइज, मतलब जो ब्लेड वगैरह प्रयोग किया जाता है तो ऑलरेडी स्टरलाइज आता ही है, वो पैकेट में आता है, वो किसके फॉर सर्जरी में भी स्टरलाइज बाई, किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है वो उसको। ठीक है, इसके लिए तुम्हारे पास क्या होगा, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किया जाता है, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मेटल वाली चीज़ें हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ पेशेंट ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब यहाँ पर ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या कर देते UDDS का प्रयोग करते हैं। अब इसका फुल फॉर्म पीछे ही आप देखे हुए हैं।
32 नंबर क्या क्या दे रखा आपके सामने, मेड यानी क्या दिया, मेड लाइन हो गया, इम्बेस हो गया, EBM हो गया, एंड हो गया, और UDDIR, ये सब जो तुम्हारे पास होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं। ये देखा जाए तो ड्रग्स डाटाबेस होते हैं जो बताते हैं कि दवाई के अंदर कौन सा केमिकल है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, मेडिफर। अब ये भी तुम्हारे पास वो कंप्यूटराइज वाला आ गया। देखिए, मेडिफर इज अ कंप्यूटराइज्ड सर्विस ऑफर बाय द ड्रग्स इंफॉर्मेशन सिस्टम टू द मॉनिटर, किसके द्वारा किया जाता है, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, क्या इंडिकेट करता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। पहले दे रखा आपके सामने ड्रग्स एब्यूज को करता है, दूसरा आपके सामने TDM को करता है, या आपके सामने ड्रग्स इंटरेक्शन, ये क्या बताता है, ड्रग्स इंटरेक्शन की कौन सी दवाइयाँ किसके साथ, जैसे सुने होंगे टेट्रासाइक्लिन होता है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम तथा लैक्टिक एसिड होते हैं तो टेट्रासाइक्लिन की केमिकल प्रॉपर्टी को लॉस करती हैं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 34 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर अलाउ द पेशेंट, ठीक है, टू रेसेसिव मेडिकेशन आर नीडेड, मतलब रेसेसिव मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। पहले दे रखा आपने यस, यानी यस TAT ऑर्डर होता है, या स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, या पेरेंटल होता है, या PRN ऑर्डर होता है, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो PRN ऑर्डर होता है। नेक्स्ट में 35 नंबर क्या पूछा है, ए फॉर्म डेट ऑफ द ट्रैक द मेडिकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट इज कॉल्ड, उस पेशेंट को क्या बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेडिकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड बोला जाता है कि कितना एडमिनिस्ट्रेशन किया गया उसके अंदर। नेक्स्ट में 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आता है, कह दिया में लिख रखा विच मेडिकेशन शुड बी नॉट बी टेकन, नहीं लेना चाहिए विथ मिल्क एंटीबायोटिक, अभी बोले टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो तुम्हारे पास कैल्शियम लैक्टिक एसिड की प्रॉपर्टी इस दवाओं की जो क्षमता होती घटा देती, कभी कभी टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रखा, विच ड्रग्स कॉम्बिनेशन आर कॉजेज, ठीक है, फिनोटोइन टॉक्सिसिटी, फिनोटोइन टॉक्सिसिटी करता है, तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, फिनोटिन वल्पोरिक एसिड के साथ नहीं लेना चाहिए, तो ये तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, टेट्रासाइक्लिन पेंटा एसिड के साथ नहीं, पेनिसिलिन हो गया, प्रोबेनिसिड के साथ लेना चाहिए। लिख रखा है विच फूड ड्रग्स इंटरेक्शन टू रिड्यूस द GI एब्जॉर्प्शन, GIT ड्रग, अभी बोले तुम्हारे पास मिल्क टेट्रासाइक्लिन, तो डी पूरा आँख मूंद के मारिए यहाँ पर 38 नंबर का, ठीक है, GIT ट्रैक को रिड्यूज करता है, मिल्क टेट्रासाइक्लिन के द्वारा तो लेना ही नहीं चाहिए, मिल्क डिऑक्सिन की भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, ये भी तो करेक्ट है, दोनों करेक्ट दिल भाई यहाँ, चलो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इसको बात ये 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने यहाँ पर ही, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेज द, ठीक है, फोकोमेलिया, इसमें कौन सी जैसे दवाइयाँ फोकोमेलिया करती हैं, आपके सामने थैलिडोमाइड करता है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब कर दिया ग्रे बेबी सिंड्रोम अकर द न्यूर बेबी, मतलब कौन लेता, क्लोरामफेनिकॉल लेता, ये एम्स 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, क्लोरामफेनिकॉल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एम्स अभी 2025 का जो हुआ है पेपर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, थैलिडोम, ठीक है, यानी थैलिडोमाइड ट्रेजी इज रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड है वो, ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या होगा, लिख रखा है टेराटोजेनेटिक्स होता है, तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर आ जाते हैं 42 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंस दैट, ठीक है, कैन काउंटरेक्शन, ठीक है, काउंट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड ए फॉर्म ऑफ द पॉइजनिंग फॉर्म करेगा, भाई पॉइजन करेगा तुम्हारे पास, उसके लिए हम एंटीडॉट, मतलब पॉइजन हो गया तो उसके लिए एंटीडॉट देना पड़ेगा, तो ए वाला करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एंटीडॉट ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन के लिए बताओ कौन सा एंटीडॉट देंगे, तो बच्चों को पता है तुम्हारे पास क्या लिखा रहता है, इसके लिए आपको सामने क्या लिखना है, प्रोटामीन सल्फेट का प्रयोग करेंगे, याद रखना, यानी पहले पॉइजन लिख देना, याद रखना एंटीडॉट तुमको याद रखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या होगा, इसमें हेपेरिन यानी वेरफारिन कभी कभी दिया जाता है, बट मोस्टली, ठीक है, प्रोटामीन सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। लिख रखा डाईमेरकापारोल इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ द टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस बाय, ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस बाय किसके लिए किया जाता। अब सुनिए, कहने का मतलब तुम्हारे पास लिख दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, कह दिया आपके सामने
परोल इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस, यानी बारबिटूरेट करता है या आपके सामने मरकरी करता है। मरकरी खतरनाक एटम होता है, इसी के लिए प्रयोग किया जाता है। एंटीडॉट ऑफ कार्बामेट, कार्बामेट जो तुम्हारे पास एंटीडॉट की तरफ प्रयोग किया जाता है, ये किसके लिए जाता है? एट्रोपिन सल्फेट के लिए किया जाता है, एट्रोपिन सल्फेट के लिए किया जाता है। ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट के लिए किया जाता है। अब आपके सामने देखिए एट्रोपिन सल्फेट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? विच इज यूज ट्रीट द बेंजोडाइजापिन टॉक्सिसिटी, मतलब किसी से बंदे को क्या होगा, बेंजोडाइजापिन की टॉक्सिसिटी हुई है, उसमें किस दवा का हम प्रयोग करेंगे? इसमें तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, फ्लूमाजेनिल का प्रयोग किया जाता है। ट्रीट ये वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। 47 नंबर क्या पूछ दिया यहाँ पर? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इन ऑर्गेनिक मरकरी पॉइजनिंग, किसी बंदे को हो जाए, इतने नीचवा क्वेश्चन पूछ ले मर दे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है डाइफिनाक, ये इस पर टिक मारा। अभी ये 47 नंबर नीचे घुमा के उल्टा पूछ दिया ये। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये पूछ दिया आपके सामने, ये मरकरी मारे हैं कि नहीं, को मरकरी मारे उसी को घुमा के यहाँ पूछ दिया है। 48 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया है? व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ, यानी वारफारिन ओवरडोज, मतलब कोई बंदा है वारफारिन डोजिंग का, यानी वारफारिन एंटी कोगुलेंट दवाइयाँ होती हैं। अब ये होती क्या है, इसको माने तो कोई ओवरडोज ले लिया तो उसके लिए विटामिन के का इंजेक्शन आता है, लगा देंगे फिट आ जाएगा काम। ये भी तुम्हारे पास ब्लड थक्का बनाने में मदद करता है। 49 नंबर क्या दे रखा आपके सामने? द ड्रग्स यूज एज एन एंटीडॉट, एंटीडॉट की तरफ प्रयोग किया जाता है। एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग में किसका हम प्रयोग करते हैं? तो इसमें तुम्हारे पास यानी फाइसोस्टिग्मिन का प्रयोग करते हैं। कोई भी कैटेगरी रहे इसके अंतर्गत दे दोगे तो वो पॉइजनिंग खत्म कर देगा। ठीक, यानी कितना नंबर दे रखा आपके सामने? 50 नंबर। लिख रखा डीजी बाइंड इज यूज एज एन एंटीडॉट फॉर द पॉइजनिंग ऑफ, मतलब इसका प्रयोग किसकी पॉइजनिंग में प्रयोग किया जाता है? इसमें तुम्हारे पास क्या लिख रखा? डीजी बाइंडिंग में तुम्हारे पास डीजीऑक्सिन में प्रयोग किया जाता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से देखा जाए तो इधर जो इतना भी क्वेश्चन आप देखे थे एक बार प्लीज़ ज़रूर से देख लीजिएगा। लेकिन 30 उससे जितना भी क्वेश्चन जो पॉइजनिंग वाली देखे हैं इसको आप याद कर लेंगे, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।